नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के मुग़ल शासकों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। मैंने इससे पहले के जो मुग़ल शासक हैं सब पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और दिल्ली सल्तनत के भी जो शासक हैं उनके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत की वीडियोस और मध्यकालीन भारत की जो ये सीरीज़ चल रही है इसकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं और मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही इस वीडियो में कवर किया है और लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था। तो जहांगीर के बाद अगला शासक बनता है शाहजहां और इसका शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। कई किताबों में आप देखेंगे वहाँ पर इसका शासनकाल 1627 ईस्वी से दिखाया जाता है, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी को हो जाती है। तो वहाँ पर लिखा होता है कि उसका अगला शासक शाहजहां भी 1627 ईस्वी में ही अगला शासक बन जाता है, पर नहीं, शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में होता है। वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि जो जहांगीर होता है इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में होती है। तो जहांगीर की मृत्यु के 3-4 महीनों के बाद शाहजहां शासक बनता है। तो इसके 3-4 महीने का संघर्ष रहता है, वो आगे हम देख लेंगे। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने बताया था शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, और खुर्रम की दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। यह भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आप लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये कहानी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, पर यह वीडियो आप देख के पिछली वीडियो जरूर देख लेना। तो खुर्रम की दक्षिण विजय से यानी कि शाहजहां की दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर इसके पिता जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। इससे पहले इसका नाम था खुर्रम, पर दक्षिण विजय के बाद इसके पिता जहांगीर ने इसका नाम रख दिया शाहजहां। और शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का नाम जहांगीर था और इसकी माता का नाम जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं, इसकी माता का नाम था। एक अकबर की पत्नी भी थी जोधाबाई, वो अलग है, और इसकी माता जो जोधाबाई हैं वो अलग है। तो इसकी माता का नाम जगत गोसाई और जिन्हें जोधाबाई भी कहते हैं, और पिता का नाम जहांगीर था। तो एक बार हम क्रम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुगल शासक बने बाबर। 4 सालों का इनका शासनकाल रहा, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। उसके बाद अगला शासक बना बाबर का बेटा हुमायूं। इसका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा, पर हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। तो उसके बाद सूरवंश की स्थापना करता है शेरशाह सूरी। तो 15 वर्षों तक सूरवंश का शासन रहता है भारत में, पर उसके बाद हुमायूं दोबारा भारत पर आक्रमण करता है और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक 1 साल का शासन करता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शासन करता है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन होता है, और अकबर के बाद जहांगीर का शासन आता है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद जो अगला शासक बनता है शाहजहां, 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो जहांगीर तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। आज की इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूरा कवर कर दिया कि कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पर हम पहुँच गए। तो अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तो शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में होता है, इसका राज्याभिषेक। और शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय ही एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी, इसकी उपाधि थी। जब ये राजगद्दी पर बैठा था तब इसने ये उपाधि धारण की थी। आप इसे किरने सानी के नाम से याद रखना, जो पीछे लिखा है ना किरने सानी, इसे आप याद रखना। ये किसकी उपाधि है? शाहजहां ने जब राज्याभिषेक करवाया था तब इसने ये उपाधि धारण की थी। तो जहांगीर की पत्नी यानी कि इसके पिता की पत्नी नूरजहां थी। तो नूरजहां का भाई था ना आसफ खां। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आसफ खां ने अपनी बेटी का विवाह शाहजहां से करवा दिया था। तो आसफ खां की पुत्री का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। तो आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह
शाहजहां से करवा दिया था, क्योंकि उसको पता था कि अगला शासक शाहजहां ही बनेगा। इसीलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया था? शाहजहां से। तो आसफ खां कौन था? तो आसफ खां नूरजहां का भाई था और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम और अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह हुआ था शाहजहां के साथ। और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज के नाम से जाना जाता है, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मुमताज की याद में। तो इसी मुमताज को हम अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानते हैं। वैसे तो शाहजहां ने कई शादियां की थी, पर वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इसकी सबसे चर्चित पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि शाहजहां का विवाह और इसके कितने बच्चे हुए थे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में होता है और अर्जुमंद बानो बेगम के 14 बच्चे होते हैं। कितने? 14 बच्चे, जिसमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और केवल 7 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। तो इसके 14 बच्चे होते हैं, जिसमें से 7 बच्चे मर जाते हैं और केवल 7 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। इन 7 बच्चों में 4 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं। तो 14वें बच्चे को जन्म देते समय जो अर्जुमंद बानो बेगम है ना, ये प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मौत हो जाती है। जब ये 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती है मुमताज, तब इसकी प्रसव पीड़ा के कारण मौत हो जाती है। तो 1631 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की, जिसे हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। तो इसी की मृत्यु के शोक में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो हम देख लेते हैं कि शाहजहां के कौन से पुत्र थे और कौन सी पुत्रियां थी। हमने देखा ना कि इसके 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। तो पुत्र के नाम क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उससे अगला पुत्र है औरंगजेब, जो कि अगला शासक बनता है। उसके बाद है मुराद बख्श और चौथा पुत्र है शाह शुजा। तो दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, ये 4 पुत्र होते हैं किसके? शाहजहां के। और 3 पुत्रियां होती हैं। पहली है जहां आरा, दूसरी है रोशन आरा और तीसरी है गोहन आरा। ये 3 पुत्रियां हैं और सभी संतानों में देखा जाए तो सबसे बड़ी इसकी पुत्री होती है। कौन सी? जहां आरा। ये सबसे पहली संतान होती है इसकी और सबसे बड़ा पुत्र होता है दारा शिकोह। तो आगे हम देखते हैं शाहजहां का प्रारंभिक जीवन एवं चुनौतियां। तो शाहजहां के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो शाहजहां की प्रारंभिक चुनौतियां देख लेते हैं। हम कहानी को थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, वो शाहजहां से रिलेटेड था। इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये शाहजहां से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तब भी आपको समझ आना चाहिए। तो बादशाह बनने से पहले शाहजहां एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में था, यानी कि अपने पिता के सेवा में था। और जहांगीर के कहने पर इसने कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया था। किसने? शाहजहां ने। और जीत भी हासिल की थी। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जीत थी मेवाड़ की विजय, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। किसने मेवाड़ पर विजय हासिल की थी और यह विजय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो उस वीडियो में हमने देख लिया था, पर शाहजहां से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम इस वीडियो में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये राजा नहीं बना था, यानी कि जब शाहजहां राजा नहीं बना था, जब जहांगीर का राज्य था, तभी इसने ये विजय हासिल की थी। ये थी मेवाड़ की विजय। तो मेवाड़ से युद्ध किया था और संधि की थी। तो अकबर ने भी कई प्रयास किए थे मेवाड़ को जीतने के लिए, पर वो असफल रहा था। तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी वो मेवाड़ को जीत कर अधीन नहीं कर सका। और जहांगीर भी अपने पिता के समान, यानी कि अकबर के ही समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। पहले अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, पर वो असफल रहा। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर, वो मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए जहांगीर ने सबसे पहले अपने दूसरे बेटे परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा था और परवेज की सहायता के लिए अपने एक सेनापति महावत खान को भी भेजा था। पर अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और परवेज उसको हरा नहीं पाया। तो उसके बाद क्या हुआ? जहांगीर ने परवेज और महावत खान दोनों को वापस बुला लिया। और 1614 ईस्वी में एक ऐसा समय आता है जब जहांगीर गुस्से में आकर अपने पुत्र खुर्रम, यानी कि शाहजहां को मेवाड़ की विजय के लिए भेजता है। तो शाहजहां इस समय शहजादा होता है, यानी कि इस समय राजा कौन होता है? इसका पिता जहांगीर। तो शाहजहां को जहांगीर भेजता है मेवाड़ पर विजय के लिए। तो खुर्रम, इसका पहले नाम होता है खुर्रम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इसने दक्षिण पर विजय हासिल की थी, उसके बाद इसका नाम पड़ा था शाहजहां, पर पहले इसका नाम था खुर्रम। तो खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्ले आम मचाया। इसने वहां की सारी फसलें नष्ट कर दी और किसानों को भी बहुत प्रताड़ित किया। जिसके बाद क्या हुआ? अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ
कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसके साथ संधि कर ली। यानी कि अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम यानी कि शाहजहां ने भी इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये प्रस्ताव क्या था, क्या शर्तें थी, वो हम देख लेते हैं। तो 1615 में जो मेवाड़ के साथ संधि हुई, इसमें क्या क्या शर्तें थी। तो पहली शर्त थी कि राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली है, यानी कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली है। दूसरी शर्त थी कि सम्राट ने राणा को, राणा यानी कि अमर सिंह मेवाड़ के शासक और सम्राट यानी कि जहांगीर, तो सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया था, क्योंकि जो चित्तौड़ का किला था ना, वो जहांगीर के कब्जे में था। तो इस संधि के बाद चित्तौड़ का किला और जो बाकी की जमीन भी थी वो भी अमर सिंह को लौटा दी गई, जो कि अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में थी। तीसरी शर्त क्या है कि चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया गया था, यानी कि संधि के मुताबिक जो राजा हैं अमर सिंह, ये चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवा सकते, चित्तौड़ के किले के बगल में किलेबंदी नहीं करवा सकते, ये शर्त रखी गई थी। चौथी शर्त थी कि राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि अमर सिंह को यह बाध्य नहीं किया जाएगा कि जहांगीर के दरबार में वो उपस्थित हों। और पांचवी शर्त थी कि अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि मुगल जब राजपूत शासकों को हराते थे तो उनके साथ वैवाहिक संबंध बना लेते थे, पर यहाँ पर यह शर्त थी कि अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 5 शर्तें थी जो कि अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर यह संधि किसने करवाई थी? शाहजहां के कारण ये संधि हो पाई थी, क्योंकि शाहजहां ने ही अमर सिंह को विवश कर दिया था संधि के लिए। इस समय शाहजहां एक शहजादे थे, अभी वो राजा नहीं बने थे। तो शाहजहां ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया था और इसके अलावा दक्षिण भारत के क्रम में उसने अहमदनगर को भी जीत लिया था। और इस प्रकार इसने राजा बनने से पहले भी अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। किसने? शाहजहां ने। किसमें राजा बनने के गुण हैं। तो सबसे पहले इसने मेवाड़ पर विजय हासिल की, उसके बाद इसने अहमदनगर को भी जीत लिया। तो 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तब शाहजहां दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं था जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि वो शाहजहां के विकल्प में किसी और को राजा बना दें। पर जो इसका ससुर था यानी कि आसफ खां, उसको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपने दामाद को ही शासक बनते हुए देखना चाहता था। इसीलिए इसने तुरंत अपने दामाद अर्थात शाहजहां को यह सूचना भेजी कि वो जल्दी से जल्दी आगरा वापस आ जाए। इसी क्रम में पत्राचार के माध्यम से क्या होता है, जैसे ही सूचना शाहजहां को मिलती है तो शाहजहां ने आसफ खां को यह सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनकी हत्या करवा दी जाए, यानी कि जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे पीठ पीछे उनको मरवा दिया जाए। और आसफ खां ऐसा ही करता है। तो शाहजहां को बादशाह बनने के लिए लगभग 4-5 महीनों का संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके ससुर आसफ खां ने ही उसके काम को आसान कर दिया था। तो इस प्रकार 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्य अभिषेक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको खुर्रम से शाहजहां का सफर बता दिया, यानी कि शहजादे से बादशाह का सफर बता दिया कि शाहजहां पहले जो शहजादा था वो कैसे बादशाह बन जाता है। उसका मैंने आपको प्रारंभिक संघर्ष बता दिया। तो प्रारंभिक संघर्ष तो आपने देख लिया, अब आगे हम देखते हैं। क्योंकि अब शाहजहां राजा बन गया तो ऐसा तो है नहीं कि जब भी कोई राजा बनता है तो कोई विद्रोह नहीं होता। तो इसके सामने भी कई विद्रोह हुए, तो इसने विद्रोहों को दबाया भी। हम जो प्रारंभिक विद्रोह हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुंदेलों का विद्रोह होता है 1628 ईस्वी में। तो 1628 से लेकर 1635 ईस्वी तक बुंदेलों का विद्रोह चलता है। तो बुंदेल यानी कि जो बुंदेलखंड वाले इलाके से संबंधित हैं। तो इसके समय में 1628 ईस्वी में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया और अंततः 1635 ईस्वी में इस विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या करा दी गई। तो सबसे पहला विद्रोह कौन करता है? तो सबसे पहला बुंदेलों का विद्रोह होता है, जिसके शासक थे जुझार सिंह। उसके बाद खान जहां लोधी द्वारा विद्रोह किया जाता है। 1628 ईस्वी से लेकर 1631 ईस्वी तक ये विद्रोह चलता है। तो दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था जो कि मुगलों के अधीन ही था, लेकिन शाहजहां के समय वह विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चले जाता है और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। जहांगीर के समय ये मुगलों की ही सेना में था, पर जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है और शाहजहां शासक बनता है, ये क्या करता है, ये दक्षिण भारत की ओर चला जाता है और खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस बात से दुखी होकर
शाहजहां उसका पीछा करवाता है और कई युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है कि इस विद्रोही को 1631 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो यहीं पर खान जहां लोधी का विद्रोह खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले बूंदेलों का विद्रोह हुआ, उसके बाद खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी क्रम में इसने पुर्तगालियों का भी दमन किया 1632 ईस्वी में। तो पुर्तगाली जो भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, वे शाहजहां के समय उदंडता शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भगाने लगते हैं, खुद से ही कर वसूलने लगते हैं, और जो कर बादशाह को जाना चाहिए था वो कर चुराने लगते हैं। यहाँ तक कि वो भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू कर देते हैं और जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म थोपना शुरू कर देते हैं। तो जब ये बात शाहजहां को पता चलती है तो शाहजहां ने 1632 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों को दमन करने का आदेश दिया, और कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेकों पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिया। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का दमन किया जाता है शाहजहां के द्वारा। उसके बाद अगला जो प्रमुख विद्रोह होता है वो सिख संप्रदाय का विद्रोह होता है। उस समय गुरु होते हैं गुरु हरगोबिंद। तो सिख गुरु अर्जन देव जी की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद सिखों और मुगलों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जहांगीर के द्वारा अर्जन देव जी को शहीद कर दिया जाता है। तो उसी क्रम में सिखों और मुगलों के बीच में संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, और यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय भी देखने को मिलता है। तो उस समय गुरु हरगोविंद जी जो सिखों के गुरु थे, उस समय मुगलों की बात नहीं स्वीकार करते थे, जिस कारण मुगलों और सिखों के बीच में संघर्ष होता था। तो इस प्रकार यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शाहजहां को प्रारंभिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हमने शाहजहां के प्रारंभिक विद्रोह देख लिए। तो शाहजहां शासक बनने के बाद सिर्फ इन संघर्षों और विद्रोहों में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने का भी प्रयास किया, जिसमें उसने दक्षिण भारत के साथ साथ भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर भी ध्यान दिया था। तो सबसे पहले इसने दक्षिण अभियान किया था। तो हमने देखा था कि जब वो शहजादा था, यानी कि जब जहांगीर शासक था, तब भी इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था और अहमदनगर को जीत लिया था। पर दोबारा अहमदनगर इसके हाथों से निकल जाता है, तो ये दोबारा आक्रमण करता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण दक्षिण भारत में अहमदनगर का अभियान था, जहां पर इसने 1629 ईस्वी में चढ़ाई की और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने विवश कर दिया, और अहमदनगर को जीतकर दोबारा से ये अपने साम्राज्य में अहमदनगर को मिला लेता है। और इसने शहजादे के रूप में भी अहमदनगर पर अभियान किया था। मैंने आपको बताया था ना कि इसने पहले शहजादे के रूप में भी अहमदनगर पर अभियान किया था। इसी विजय के बाद ही तो इसका नाम शाहजहां पड़ा था, और दोबारा इसने अहमदनगर पर अभियान करके इसे दोबारा जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अहमदनगर के अलावा इसने गोलकुंडा और बीजापुर पर भी अभियान किया, लेकिन यहाँ वह संघर्ष ज़्यादा मजबूती से नहीं रख पाता, क्योंकि ये वह दौर था जब उसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अपना पूरा ध्यान ये लड़ाई पर नहीं लगा पाता और बार बार लौटकर उत्तर भारत की ओर वापस आ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत में पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर पर तो नहीं हो पाती, परंतु अहमदनगर पर पूर्ण विजय दर्ज कर लेता है। और अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया हुआ था, और इसी दौरान औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र था और बाद में शासक बनता है, उसे मूल रूप से दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया। तो शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया जाता है, याद रखिएगा। तो दक्षिण अभियान के बाद अब शाहजहां चलता है उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि कंधार अभियान। तो कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान वाले एरिया में है। आप ये देख रहे हैं, ये कंधार। तो कंधार भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान क्षेत्र में था, और इस क्षेत्र में ईरानी यानी कि फारस का अधिकार हो चुका था, और जहांगीर के समय ही यह क्षेत्र ईरान व फारसियों के पास चला गया था। और यह एक ऐसा सीमा प्रांत क्षेत्र था जहां से किसी के भी भारत में प्रवेश करने के लिए रास्ते बनते थे। तो यहीं से भारत में प्रवेश किया जाता था, इसीलिए ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो 1622 ईस्वी में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय ही जीत लिया गया था, परंतु जैसे ही शाहजहां शासक बनता है 1638 ईस्वी में ये कंधार को अपने अधीन कर लेता है, और इस प्रकार शाहजहां की सीमा कंधार तक फैल जाती है। तो 1638 ईस्वी में ये कंधार को अपने अधीन कर लेता है, परंतु कुछ ही वर्षों के बाद दोबारा से ये कंधार को खो देता है। पर याद रखिएगा,
1638 ईस्वी में ये कंधार को जीत लेता है और अपनी सीमा कंधार तक पहुंचा देता है। तो शाहजहां से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके समय कई स्थापत्यों का निर्माण किया गया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला इसी ने बनवाया था शाहजहां ने। जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद आगे है कि दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो यह दीवाने आम और यह दीवाने खास, इन दोनों का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद है ताजमहल। तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था और उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। और ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ताजमहल को बनाया था, पर जो उसका आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद ईशा। और उसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था और ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। और ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था ये राजस्थान के मकराना से लाया गया था और पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का उपयोग इसमें किया गया था ताजमहल को बनाने में। तो याद रखिएगा, इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। तो ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मयूर सिंहासन 17वीं सदी की शुरुआत में ही शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। तो मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात से ढक दिया गया था, जिससे उसके ऊपर जाने की सीढ़ियां थी और शासक जमीन से ऊपर बैठता था। और मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा भी मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। और बाद में क्या होता है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है और इस सिंहासन को भी लूट कर ले जाता है। कौन? नादिर शाह। तो ये बनवाया किसने था? ये शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। किसने? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था शाहजहानाबाद। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन से? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। और उसके बाद है कि शाहजहां के समय जो संगीतज्ञ उनके दरबार में रहते थे उनका नाम था लाल खां। और लाल खां को शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि दी हुई थी। कौन सी? गुण समुंदर की उपाधि लाल खां को किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवाया था। सिजदा का अर्थ है राजा के सामने सर झुकाकर सलाम करना और पैबोस का अर्थ है कि भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना होता था। तो ये दोनों ही प्रथाएं किसने बंद कर दी थी? शाहजहां ने बंद कर दी थी। और शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिए थे। हमने पढ़ा था कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को दोबारा लागू कर दिया था। तो इन करों को लागू करने के बाद कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। तो बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र में तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता था। किसके प्रयासों के कारण? कविंद्राचार्य ने शाहजहां से अपील की कि बनारस और इलाहाबाद में ये कर हटा दिया जाए। तो शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। याद रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि शाहजहां के बाद उसके 4 बेटे थे। तो उन चारों बेटों में कौन सा अगला शासक बनेगा उसके लिए युद्ध होता है। उसे कहा गया उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी से लेकर 1659 ईस्वी तक चलता है। तो 1658 और 1659 ये 2 वर्ष उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। और इसके संबंध में यह कहा जाता है कि शाहजहां 1657 ईस्वी में बीमार पड़ जाता है और यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। अभी शाहजहां की मृत्यु नहीं होती, वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है, पर यह अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। और इस तरह से जितने भी उसके पुत्र थे वो राजा बनने के लिए ललायित हो जाते हैं और इसी क्रम में सभी पुत्रों के बीच में राजा बनने के लिए
युद्ध होता है और इसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो हम देख लेते हैं। तो 1658 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत होती है और इस समय शाहजहां के सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इसके 4 पुत्र थे, वो चारों दिशाओं में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे कि शाह शुजा बंगाल के क्षेत्र में सूबेदार था और मुराद बख्श गुजरात के क्षेत्र में सूबेदार था और दारा शिकोह उत्तर भारत में सूबेदार था और जो औरंगजेब था ये दक्कन के क्षेत्र में यानी कि दक्षिण भारत में सूबेदार था। तो चारों बेटे इसके चारों क्षेत्रों में सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। पर अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को नियुक्त कर दिया था क्योंकि दारा शिकोह इसका सबसे बड़ा बेटा था और वो योग्य था। तो इसने यानी कि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को नियुक्त किया था। परंतु इसके जो बाकी के बेटे थे वो ये बात को नहीं मानते थे और उन्होंने आपस में युद्ध किया और उन्होंने कहा कि जो जीतेगा वही राजा बनेगा। तो उत्तराधिकार के लिए सबसे पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 24 फरवरी 1658 ईस्वी को होता है। तो सबसे पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध होता है जो कि 1658 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया था। तो शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार होता है ये युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन दारा शिकोह ने इसे बहादुरपुर के युद्ध में हरा दिया और हराकर इसे बंगाल वापस भेज दिया। उसके बाद 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट का युद्ध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ गई थी, यानी कि मुराद ने औरंगजेब का साथ दिया था इस युद्ध में दारा शिकोह के विरुद्ध। और इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो जाती है और उसे भागना पड़ता है, यानी कि औरंगजेब की इस युद्ध में विजय हो जाती है धर्मट के युद्ध में। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 29 मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो धर्मट के युद्ध में पराजित होने के बाद भी दारा शिकोह ने हार नहीं मानी और फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई और दोनों की सेना फिर से एक दूसरे के आमने सामने हुई। और इस युद्ध में भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का ही साथ दिया था। तो मुराद औरंगजेब के साथ मिल गया था और इस बार भी दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को जीत प्राप्त हुई थी। तो इस युद्ध के बाद अब यह तय हो गया था कि औरंगजेब ही अब मुगल वंश का अगला वास्तविक शासक होगा। लेकिन एक आखिरी युद्ध होता है जिसे देवराई का युद्ध कहते हैं। ये 14 मार्च 1659 ईस्वी को होता है। ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है और इसमें भी दारा शिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब जीत जाता है और अगस्त 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार औरंगजेब इन संघर्षों के युद्धों से निकलकर सामने आता है और वास्तविक शासक बनता है। और जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है तो वो अपने पिता शाहजहां को कैद करवा देता है। और जैसे ही औरंगजेब को इस बात का पता चलता है कि उसके पिता शाहजहां ने सारा सरकारी खजाना सिर्फ स्थापत्य कला के निर्माण में ही खत्म कर दिया, तो क्या करता है, जो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था ना, उसी के सामने एक जेल बनवाता है और उसमें अपने पिता शाहजहां को कैद कर देता है। और उस जेल खाने में केवल एक ही खिड़की वो बनाता है जिस खिड़की से केवल ताजमहल दिखता है, ताकि शाहजहां को सिर्फ वो ताजमहल दिखे और आखिरी समय तक वो ताजमहल ही देखता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि शाहजहां आखिरी समय में काफी तड़प तड़प कर मरता है। और जब शाहजहां मर जाता है ना, तो औरंगजेब उसे दफनाता भी नहीं है, शाहजहां को उसके नौकरों के द्वारा दफनाया जाता है। औरंगजेब उसे दफनाता नहीं है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है तो अपने पिता शाहजहां को कैद करवाता है। और 1658 से लेकर 1666 तक वह दौर था जब आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके रखा जाता है और वहां से वो खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा। और 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, 1666 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इसका पुत्र होता है वो 1658 में ही, यानी कि औरंगजेब 1658 ईस्वी में ही शासक बन जाता है। वो अपने पिता को जेल में डलवा देता है और 8 वर्षों के बाद जेल में इसके पिता शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में दारा शिकोह का जिक्र हुआ है तो दारा शिकोह के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दारा शिकोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो दारा शिकोह एक बहुत ही सहिष्णु और सहनशील शासक था। इसने हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से पढ़ा था और इस्लाम ग्रंथों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो और इसने कहा था कि हिंदू एवं इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के 2 अलग अलग माध्यम हैं। इसने वेद, उपनिषद सबका अध्ययन किया था और इसका काफी झुकाव हिंदुत्व की तरफ था। किसका? दारा शिकोह का। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद भी फारसी भाषा में करवाया था। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर।
और लेनपोल नामक इतिहासकार ने दाराशिकोह के सहिष्णु विचारों के कारण इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। किसने? लेनपोल इतिहासकार ने दाराशिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है, याद रखिएगा। और दाराशिकोह खुद भी एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। इसने कई ग्रंथों की रचना की थी, कई पुस्तकों का रूपांतरण किया था और अनुवाद करके अन्य भाषाओं में इनकी रचना करवाई थी। और इसके पिता शाहजहां ने दाराशिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो शाह बुलंद इकबाल और लघु अकबर ये दोनों ही उपाधियां किसकी थी? दाराशिकोह की थी। शाहजहां चाहता था कि उसका अगला शासक कौन बने? दाराशिकोह बने, और उसने अपना उत्तराधिकारी भी दाराशिकोह को ही नियुक्त किया था। पर औरंगजेब दाराशिकोह को हरा देता है और दाराशिकोह को मार देता है और अगला शासक बन जाता है। तो अगली वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था और उसकी माता का नाम जगत गोसाई या जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? दक्कन यानी कि दक्षिण भारत का गवर्नर था। तो कौन था? औरंगजेब। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो शाहजहां ने दाराशिकोह को, औरंगजेब को नहीं, दाराशिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। पर क्या होता है कि औरंगजेब दाराशिकोह को हरा देता है और उसको मरवा देता है और दाराशिकोह की जगह औरंगजेब अगला शासक बनता है। पर जो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? दाराशिकोह को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने लाल खां को दी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था? तो विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इसमें से किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि लेनपोल ने किसे लघु अकबर की उपाधि से संबोधित किया है? तो लेनपोल ने दाराशिकोह को लघु अकबर की उपाधि से संबोधित किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।